रियल एस्टेट का कोई सवाल, Your search ends here. वाई मीडिया के ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਪੀਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ। सरा जी आपका क्या हाल है? थैंक यू फॉर प्लेइंग सच ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत शुक्रिया आपका सरा जी। सबसे पहले थैंक यू सो मच युद्धवीर जी। आई एम ग्रेट। हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट एज ऑलवेज। और गाना आपने इतना अच्छा चलाया, ठीक है, तो वो रूह को छू जाने वाला गीत है। बहुत ही प्यारा गाना आपने चलाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और स्वागत कर रहे हैं इस मौके पे पीके जी। वेलकम बैक सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच युद्धवीर जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स जी। गुड आफ्टरनून सर। पंकज जी वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच युद्धवीर जी ते मेरी तरफों भी सब ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਆਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ। युद्धवीर जी देखो, मैनू कोई ऐसी चीज नहीं लगी एंदे च कि कोई मैं कोई एंदे च क्रिटिसाइज करा इस बजट नूं। ठीक है कई चीज़ां होर हो सकदियां सीगियां, बट आई लाइक द आइडिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ते एटलीस्ट कोई पैसा खर्चन लग्या बस। क्योंकि अज तक असी चीज़ां जड़ियां ने खत्म ही होंदियां जा रही ने। असी वधान दी कदे मतलब बनान दी नहीं सोची। इत्थे तुसीं चाहे स्ट्रीट कार बनदियां पईयां ने, नवीं लाइन्स बनदियां ने टोरंटो च, जो भी हो रहा है 413 बन रहा है, या होर मैडिकल स्कूल जिवें यॉर्क यूनिवर्सिटी तरफों जिहड़ा वांच आंदा पिया है विच इज ऑल्सो रियली गुड। स्पोर्ट्स वास्ते, रिक्रिएशन, कम्युनिटी फैसिलिटीज वास्ते $200 मिलियन जिहड़े अलॉट कीते गए ने विच इज रियली गुड। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा है वो स्पार्क्स वगैरह भी सानू बहुत सारियां चीज़ां चाहिए ने। ऑटो थेफ्ट से उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है। ऑटो रिफॉर्म मैं पता नहीं कितना कर पाएंगे वो। सो आई एम नॉट दैट कीन ऑन दैट की। यस, हाउसिंग वास्ते थोड़ी जी गल हुई है। ऑटिज्म सपोर्ट जिहड़ा बहुत लैग कर रहा सी इन्हां दा जिहड़ा बच्चियां वास्ते, वो बहुत अच्छी चीज हो गई है। एडिक्शन सपोर्ट वास्ते उन्होंने गल की। मतलब मैं कहूँगा कि मैं इहदे च बहुत कुछ होर किया जा सकता सीगा। हेल्थ वास्ते भी मेरे ख्याल उन्होंने $4-5 बिलियन वधाया है, जिहड़ा कि फिगर मैनू एवें याद नहीं हैगी। बट एजुकेशन वास्ते पोस्ट ग्रेजुएट जिहड़ी यूनिवर्सिटीज वास्ते उन्होंने होर मेरे ख्याल 3 साल फ्रीज कर दी है, विच दे वांट टू गिव द फंडिंग विच इज रियली गुड। क्योंकि सानू इत्थों बच्चे एजुकेटेड चाहिए ने, बड़ियां यूनिवर्सिटियां दे इंजीनियर, डॉक्टर, ये लोग सानू उत्थों निकलने चाहिए ने जिहड़े कि इफ दे कैन सपोर्ट। यस, मैनू सब तो वड्डी प्रॉब्लम है जी। मैं अगर थोड़ा जा क्रिटिसाइज करना चाहवां, इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन से इन्ना ध्यान नहीं दिता है जिहड़ा कि होर इंफ्रास्ट्रक्चर नूं थोड़ा जा बिल्ड कर सकते थे। क्योंकि उत्थों ही बच्चे निकल के यूनिवर्सिटी से जाते हैं। अगर तुसी उस एरिया नूं स्ट्रेंथन कर पाओ जिहड़ा ग्रेड 1 तो लैके ग्रेड 12 तक जिहड़े बच्चे होंदे ने, अगर उस बच्चों की एजुकेशन वास्ते तुसी कुछ होर ज्यादा कर पाओ ताकि वो 12th ग्रेड तो निकल के यूनिवर्सिटी पहुंच सकन। साडा यूनिवर्सिटी पहुंचने का जिहड़ा रेट है वो इन्ना ज्यादा नहीं हैगा जिन्ना होना चाहिए स्कूलिंग सिस्टम तो निकल के। सो ऐसा मतलब साडे स्कूलिंग सिस्टम प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सानू ओनू स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि असीं आने वाले टाइम ये भी तो साडी इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी है युद्धवीर जी। जिहड़े बच्चे इत्थों ग्रो कर रहे हैं, जिहड़े पढ़ रहे हैं, वो ऐसे कंट्री च रह जान, उस तो बाद ऐसे कंट्री च आपदी एजुकेशन यूज करन। सो ये सारियां चीज़ां भी सानू मेरे ख्याल स्टार्टिंग तो ही ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आई एम ओके विद दिस बजट जी। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੇ कमेंट्स ऑन द ओंटारियो प्रोविंशियल बजट जी। इन्होंने बहुत खुल के बड़ा क्लियर सब कुछ दसता है वैसे होगा सामने, लेकिन पर हाउसिंग वास्ते आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि हाउसिंग जिहड़ा बिगेस्ट पार्ट बजट दा होना चाहिए सीगा, जिहड़ा कि पीनट बना के उन्होंने रखता है, विच इज नॉट गुड एट ऑल। क्योंकि जिहड़ा मैं पहले भी कहा सीगा, हाउसिंग जिहड़ा है बिगेस्ट रिस्क फॉर द इकोनॉमी इन्हें पोज की हुई है और उस उत्ते इन्होंने एक्शन लेना चाहिए सीगा। जो पहले कह रही सी इन्ना पैसा सी देंगे फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड दिस एंड दैट, उस उत्ते भी अजे पूरा एक्शन शुरू भी नहीं किया। हार्डली 3 सिटीज उन्होंने किया है। आई एम नॉट हैप्पी विद द हाउसिंग के बजट के बारे जो उन्होंने किया। आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, अस्सी बताएंगे जी अपनी अगली कॉल वाल। गिरीश जी आप ऑन दी रहे जी। हेलो मुंगा जी, करबावल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। मुंगा साहब आपने बिल्कुल सही बात की है। जो भी अभी आपने रिसेंटली कहा, वो पहले वाले इशू में आप बोल रहे थे कोई ग्लास तोड़ने की बात, वो क्या ग्लास तोड़ने की कैसे तोड़ना है जरा मुझे समझाइए प्लीज। क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता, वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए प्लीज। नहीं, वो मैं एक्चुअली कह रहा था कि
देखिए वो एक तरह से मैं अलग तरीके से बात कर रहा था, क्योंकि उसमें ऐसे ही उन्होंने बोला है जैसे ज्यादा अगर आग लगती है तो वो शीशे में वो अंदर पैक होता है आपका जो होज होती है, होज जो है, होज वगैरह जो होती है, तो आप वो शीशा तोड़ते हैं। तो बेसिकली ये हमारी प्रोडक्टिविटी उस हालत में पहुंच गई है कि हमें वो शीशा तोड़ के कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। मतलब फायर सिचुएशन में आ चुके हैं, कहने की मतलब ये था। मेरे एक दोस्त के पास, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त के पास ऐसे ही मैं गया तो चेन स्मोकर वो था, अब नहीं है, तो उसके रूम में एक ग्लास के अंदर एक सिगरेट रखी हुई थी, तो उसमें लिखा हुआ था ब्रेक इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो मैं कहा ये क्या हुआ? कहता है मैं अपनी लत तोड़ने का मैंने तरीका बनाया हुआ है, जिस दिन पीऊंगा इस गिलास को तोड़ के पीऊंगा। गिलास को तोड़ने से था, बड़ा महंगा क्रिस्टल का गिलास था, उसके अंदर उसमें सिगरेट रखी हुई थी। तो वो ये कहावत जो है ना वो इस तरीके से है जी। गुड पॉइंट, ठीक है जी। तो मुझे तो जो समझ में आ रहा है कि मतलब अपने पॉलिटिशियन है, अपने है ना सरकार है, इनको ही गिराया जाए, राइट? सीधे सीधे शब्दों में ये है। देखिए गिराया जाए या नहीं गिराया जाए ये लोगों ने डिसाइड करना है। मैं उस चीज में कभी कोई अपने कमेंट नहीं देता हूँ, बट जो मुझे करना है मुझे करना है। अब जिसको मैं वोट डाल के आऊंगा वो मेरी अपनी थिंकिंग, ठीक है। लेकिन ये है कि यस हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं। देखिए एक बात बताइए मुझे, आज जियोपॉलिटिकली हमने किया क्या है अपनी लाइफ में अभी तक? आज पिछले 10 साल में हमने कितनों से रिलेशन खराब किए हैं, तो हमारे को बिजनेस कौन देगा? तो जो भी आप अब समझना चाह रहे हैं आप समझिए। लेकिन कई बार युद्धवीर जी भी ना बड़ा लंबा बहुत कहानी सुनाते हैं। पिछले फ्राइडे को नहीं सैटरडे को बड़ा लंबी कहानी सुनाई, तो वो तो शार्ट में बस एक ही लाइन में बोल रहे कि सरकार को गिराओ, दूसरी सरकार लाओ, कोई दूसरा आइडिया आए। 8 साल से तो कुछ हुआ नहीं, अगली 1.5 साल और में पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। एनीवे एक मिनट, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा। युद्धवीर जी ने भी जो ही बोला होगा या मैं भी बोल रहा हूँ, हम आपको आईना दिखा रहे हैं, हम आपको रियलिटी दिखा रहे हैं। सरकार आपने गिरानी है या बनानी है हमें इससे मतलब नहीं है। ना युद्धवीर जी को मतलब है एज ए जर्नलिस्ट, ना मेरे को एज ए इकोनॉमी समझने वाले को लोगों की मुझे उनकी कोई धारणा क्या वर्ड यूज करना चाहिए, मेंटालिटी चेंज नहीं करनी है मुझे। हम जर्नलिस्ट का काम यह है कि वो मिरर दिखाए, वो मिरर आपको स्टोरी नहीं दिखा सकता, पूरी एक्सप्लेन करके दिखा सकते हैं। तो उन्होंने अपना काम किया था। ਅਸੀਂ बहुत भोले भाले लोगों में सानू ना सीधे सीधे शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ समझाना नहीं। हम कोई डिक्टेटर थोड़ी है, हम कोई पॉलिटिशियन हम पॉलिटिशियन भी नहीं है कि आपको बोले कि ये कर दो। ये होना चाहिए। मैं एक चीज जरूर क्लियर कर देना चाहूंगा अंग्रेजी यहाँ पे कि अगर तो आप एक लाइन में सुनना चाहते हैं वो आप सुनते नहीं है, ठीक है। आप कहते हैं मुझे एक लाइन में बताओ। अब आपका जवाब है कि युद्धवीर जी एक लाइन में बोल देंगे सरकार गिरा दो। देखो मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता ये, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट आई हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। सो मैं नहीं कह सकता। मैं आपको एक लाइन में जवाब चाहिए तो वो ये सुन लो, इलेक्ट कॉम्पिटेंट लीडर। आपको अगर एक लाइन में चाहिए इलेक्ट कॉम्पिटेंट लीडर, आप नहीं इलेक्ट करते हैं कॉम्पिटेंट लीडर। आप जो इलेक्ट करते हैं अगर कॉम्पिटेंट करें तो फिर बात ये सारी होना। नंबर 1। एक सेकेंड। नंबर टू आप समझदार हैं, आप कह रहे हैं आप भोले वाले, नहीं आप समझदार हैं। मुझे ना यहाँ थोड़ा सा लोग अगर ये जब कॉम्पिटेंट लीडर नहीं करते तो मुझे यहाँ लोगों को थोड़ा सा जगाना पड़ता है। आपको मतलब बॉलीवुड में लगातार एक के बाद एक फ्लॉप। अक्षय कुमार साल की 6 हिट फिल्में देता था, अक्षय कुमार भी फ्लॉप, ठीक है। वहां से मिस्टर रेड्डी साहब आए, 3.5 घंटे की मूवी बनाई, लोगों ने कहा बड़ी लंबी मूवी है, ठीक है, जैसे आप अभी बात करते हैं। उसने कहा बात सुन लो ध्यान से, 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहा हूँ पहले एपिसोड से, पहली मूवी बनाई है ये भी 1000 करोड़ रुपया, और 1000 करोड़ रुपया दूसरी मूवी से बनाऊंगा, और तुम दौड़े आओगे 3.5 घंटे दूसरी मूवी भी देखने के लिए जो मेरा पार्ट 2 बन रहा है। और लाइन लग के खड़ी है, मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई साहब रणबीर कपूर से लेकर, रणबीर कपूर पहली मूवी में था ना, साथ में बॉबी देओल था, लाइन लगा के खड़ा है बॉलीवुड इस समय के भाई साहब रेड्डी साहब हमें ले लो, ठीक है। नहीं तो कहता लोगों ने कहा, कई आम चेयर लेक्चर कहने यार 2 घंटे की मूवी बनाया करो, 2.5 घंटे की बोर हो गए। कहता घर बैठो, जरूरत नहीं है आने की यहाँ पे, घर बैठो, ठीक है ना। इसी तरह आज ओपनहाइमर का टाइमिंग कितना है, ओपनहाइमर का आयरिशमैन का टाइमिंग कितना है। आज हॉलीवुड में मूवी 3 घंटे से कम नहीं बनती है। वो जमाना चला गया कि 1.5 घंटे की मूवी हो। क्यों? क्योंकि ओपनहाइमर को, आयरिशमैन को आप 1-1.5 घंटे में पेश ही नहीं कर सकते। आज अगर मैं कल बात कर रहा था, मैंने एक ना रिसर्च की है हिस्ट्री ऑफ पंजाब, ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ये जो कत्लेआम हुआ 1984 का, उसकी एक पूरी हिस्ट्री तैयार की है। आप कहें कि वो मैं 3 घंटे की मूवी में दिखा दूं, मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, वो मेरी लाइफ का, और मुझे लगेंगे कम से कम 15-20 साल तो मुझे लिखने में लग जाएंगे। मेरी उम्र 51 साल है, उसके ऊपर मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ।
आपको वो जो स्क्रिप्ट मिलेगी, ठीक है कि नहीं, जब वो स्क्रिप्ट मिलेगी, एक होता है प्लॉट। आपको पता है जब मूवी बनती है प्लॉट में और स्टोरी में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। प्लॉट एक होता है, प्लॉट किसी चीज का, एक होता है स्टोरी। तो प्लॉट तो मैं लिख दूंगा 2 महीने के अंदर अंदर के ये उस वेब सीरीज का प्लॉट होगा। वो 1 घंटे 3 घंटे में उसकी पूरी वेब सीरीज बनानी पड़ेगी कि आखिरकार पंजाब में हुआ क्या, कहाँ, वेयर डिड वी गो रॉन्ग, कि क्या सिखों को अलग कंट्री मिल रही थी, उसके वहां मास्टर तारा सिंह से लेके पूरी हिस्ट्री छापूंगा कि भाई ये उस टाइम पे हुआ, जिन्ना के पास गए, जिन्ना ने ये कहा, नेहरू के पास से गए, उसने क्या कहा, पंजाबी सूबा कैसे बना, हरियाणा अलग कैसे हुआ, हिमाचल अलग कैसे हुआ, पानियों की डिवीजन कैसे हुई, भिंडरावाला कहाँ से आया, उससे पहले लौंगोवाल का क्या रोल था, टोड़े का क्या रोल था, बादल का क्या रोल था, एक एक चीज आपको लिख के बताऊंगा और पूरा स्क्रीन पे लिखूंगा। तो जब वो चीज दिखानी पड़ेगी, आप मुझे नेटफ्लिक्स वाले कह दें, वो कहें जी युद्धवीर जी 10 घंटे में 1-1 घंटे का एपिसोड होगा, मैं कहा जी आप समझ ही नहीं रहे, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं, नेटफ्लिक्स को पीछे हटा देंगे, अमेजॉन प्राइम के पास जाऊंगा, ठीक है, कि भाई साहब स्क्रिप्ट देखो क्या लिखा गया है, मैंने पहले पढ़ो इसको, ये जिंदगी का निचोड़ एज अ जर्नलिस्ट निकाल के यहाँ रख दिया, ठीक है नहीं। तो ये चीज के लिए एक विजन चाहिए, समझ चाहिए। बंदा कहे 10 घंटे में बना दूंगा पंजाब की हिस्ट्री, कैसे बना दूंगा 10 घंटे में पंजाब की हिस्ट्री? पूरे 1920 से लेके 2020 तक 100 साल का इतिहास आ रहा है सिखों का, पंजाब का। उसके लिए 10 घंटे में भी 10 एपिसोड में नहीं बना। हाँ, सीजन 1 आ सकता है, फिर सीजन 2, फिर सीजन 3, फिर सीजन 5। सॉरी, कॉन्टेक्ट देना पड़ता है और उसके लिए एक विजन चाहिए, बात समझने के लिए भी एक विजन चाहिए। गो हेड। अच्छा, तो मुंगा साहब, ये जो बजट आया भी है तो इसको ऐसे कंसीडर करें कि या जो फेडरल का भी आएगा 1-2 हफ्तों में, तो वो भी क्या इसको हमें ऐसे समझें कि रिपोर्ट कार्ड है, क्या कुछ हुआ, कैसे कुछ परफॉर्म किया, इसको समझ सकते हैं? रिपोर्ट कार्ड तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये बेसिकली तो उन्होंने बैलेंस शीट तो होती ही है, बजट का तो बैलेंस शीट तो दिखाई जाती है ना खोल के, अभी इतना डेफिसिट है, इतना हम इस पे खर्चा कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो उसमें आ ही गई। आप चाहे इसको आप बैलेंस शीट कह लें, चाहे आप इसको बजट कह लें, चाहे आप इसको ट्रायल बैलेंस कह लें, जो मर्जी कह सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, रैप अप करता हूँ। आखिरी ये पॉइंट है 1-2 कि ये मैं देखिए 6 साल से तो मैं ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा इमिग्रेशन को रोको, स्लो डाउन करो। मुंगा सब 40 अभी पिछले 1 साल में 1.3 मिलियन कुछ आए हैं, 3.2% फास्टेस्ट ग्रोथ। यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं, तो यही कुछ होना है। अच्छा सबरवाल साहब, ये जो कुछ नया कुछ रूल आने वाला है, ऑक्सी ने रिलीज किया 4 कहते हैं कि वो ज्यादा लोगों को लोन नहीं देंगे 4.5% के हिसाब से। वो इंश्योर्ड मॉर्गेज के लिए है, अनइंश्योर्ड के लिए है, इन्वेस्टर के लिए है, और किसके लिए है वो? ठीक है जी, शायद मेरे ख्याल, सॉरी मैं शायद म्यूट था, सॉरी। तो ये मॉडरेज का क्वेश्चन था, मैं इसके मामले में क्लियर नहीं हूँ, लेकिन अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है। दे आर थिंकिंग अबाउट इट। मेरी अपने मॉडरेज ब्रोकर से बात हुई थी, तो अभी इसके बारे में रूल वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जो उसका स्ट्रेस टेस्ट है उसके बारे में जरूर कुछ सोच रहे हैं। जैसे तो अगर ये सरकार और ये इंस्टीट्यूशन जाग रही है, लेकिन बहुत धीरे से जाग रही है जी। हाँ जी, बताइए समझ। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आशीर्वाद जी अपने अगली कॉल। हाँ जी अनिल जी, तुम आते हो। अनिल जी प्लीज गो अहेड। हाँ जी, सबसे पहले जो विद्वानों को ये नमन है और उनके जो ज्ञान का जो दान करते हैं, इसके लिए इनकी अद्भुत प्रशंसा है और ये जारी रहना चाहिए। बहुत अच्छा काम है ये। मैं एक युद्धवीर जी आपसे और मुंगा जी से और अपने पीके जी तीनों एक समस्या से पीड़ित होंगे। मैं इसका आप थोड़ा अनुभव जानना चाह रहा हूँ। मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ कि एक चेक मैंने पिछले मंडे को अपने अकाउंट में जमा कराया था। सॉरी मैं एक ही सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूँ। आई थिंक किसी एक कॉलर का फोन यूज नहीं है, हामिद जी आपका या गगन जी, किसी कॉलर का फोन यूज नहीं है। थोड़े दोनों को एक फोन प्लीज म्यूट कर लें, जब मैं आपका नाम लूंगा तो अनम्यूट कर लेना, हाँ, ताकि सब आराम से अपनी बात कर सकें। हामिद जी हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, सॉरी गो हेड जी, अपनी बात अब आराम से करें। हाँ जी, एक चेक जमा कराया था सोमवार को, मंडे को जमा कराने के बाद उसका जो धन मुझे मिला है वो मुझे अगले मंडे की रात को मिला है। यानी कि मंडे से फ्राइडे तक 5 दिन, 6ठे दिन के समाप्त होने के बाद। क्या इस समस्या से कि आप तीनों व्यापार करते हैं, क्या आप इस समस्या से आप भी पीड़ित हैं? पहला प्रश्न ये है। और दूसरी बात, आप इसको कितना उचित मानते हैं? सर एक्चुअली क्या है, आपने जो भी डिपॉजिट किया होगा, जैसे एज ए बिजनेसमैन पीकेजी भी है, हमें एक लिमिट अलाउड भी होती। हमने आज अगर चेक लेस से मैंने एक चेक डिपॉजिट किया है 100,000 का, मैंने आज बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया का चेक था, मैंने टीडी में डिपॉजिट किया है। मेरे को अगर वो अलाउड है 100,000 एज ए बिजनेस, मेरी डीलिंग होती रहती है, इतना पैसा पड़ा रहता है, तो मेरे को वो फंड उसी दिन भी रिलीज हो सकते हैं, चाहे वो चेक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है।
डिपेंड करता है आपकी कितने उस तरह के चेक्स आते हैं, किस तरह की आपकी डीलिंग चलती है। दूसरी चीज उचित इसलिए है क्योंकि इसमें फ्रॉड रोका जा रहा है। जब तक दूसरे बैंक से वो क्लियर होके नहीं आया है, क्योंकि आपने अगर पुराने जमाने में चीजें देखी हो, इस तरह के फ्रॉड अभी भी चलते थे। पुराना जमाना क्या, अभी भी चलता है। चेक काट के दे दिया, उसमें पैसा नहीं है, आपको पैसा रिलीज कर दिया बैंक ने, अब आपसे कैसे लेगा वो, अगर वहां से आया ही नहीं है नोवा स्कोशिया से पैसा। तो वो होल्ड करते हैं ताकि वो वहां से क्लियरेंस आ सके उनके पास कि यस ये पैसा है, हम आपको भेज रहे हैं, आप रिलीज कर दीजिए। इट्स ओनली फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन, नथिंग एल्स। जी मैं बता दूं इसको कि बिल्कुल मोबाइल ने ठीक कहा। आपकी कितनी एक्टिविटी हो रही है, कितनी बार हो रहा है, पहले कोई चेक आपका रिटर्न तो नहीं हुआ, उसमें भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और उसके बाद रिटर्न होने के बाद आपके अकाउंट में बैलेंस था कि नहीं था। मैं अपना बता देता हूँ कि मेरी एक अकाउंट, एक बैंक में मेरा 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख तक मैं चेक जमा कराता हूँ, कोई होल्ड में नहीं डालते। और बाकी बैंकों में लिमिट ही नहीं है, जो भी चेक डाला वो होल्ड में नहीं होता, उससे फिर उसका क्रेडिट मिल जाता है। लिमिट ही नहीं है बाकी 2 बैंकों में, और वो ट्रांजेक्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सर। और अगर मान लीजिए कभी गलती से किसी का रिटर्न हो भी गया तो उनको फिक्र नहीं होती, उनको पता है कि ये इसके बाद फिर भी बैलेंस पड़ा हुआ है इसके बाद। तो ये डिपेंड करता है कितनी ट्रांजैक्शन है आपकी। और आप जाके बैंक में बात भी कर सकते हो, उसको आप ओवरड्राफ्ट लिमिट के लिए बात कर सकते हो सर, कि अगर उसके ऊपर जब ओवरड्राफ्ट लिमिट आपकी बन जाती है ना, तो उसके नीचे नीचे वो आपका होल्ड हटा भी देते हैं। जाके बात कर लीजिए बैंक में, अदरवाइज 5 वर्किंग डेज वो होल्ड में डाल देते हैं। जी जी आपका अनुभव। मैं फिर इसके बाद मैं अपने मेरी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आने वाली है। जी हाँ, जहाँ 2 उन्होंने एक्सपर्ट ने, मैं बस ब्रीफली इतना ही कहूंगा कि सर जब हमने भी बैंक शुरू में बैंकिंग की थी तो कई बार 5,000 10,000 का बड़ा चेक आ जाता था तो वो होल्ड कर लेते थे। मैं पीके की बात को आगे बढ़ा देता हूँ। अब अगर हम 50,000 का भी चेक ले जाते हैं तो होल्ड नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि इनके पास अब बड़े चेक आते हैं 10,000 20,000 50,000 के, और अगर बैंक में आपके पैसे हैं तो देखते हैं भी बैंक में अकाउंट में भी पैसे होने चाहिए और आपके बड़े चेक क्लियर भी होने चाहिए। और आपका चेक एक बाउंस हो जाए तो वो भी खराबी चलता है। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखें तो फिर दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आती। हाँ, ये देखिए ऐसा होता है, ये जो विषय है ना, इस विषय को मैंने मतलब ये मेरा प्रोफेशन का, मेरे व्यवसाय का, मेरे काम का विषय है, इसलिए मैं इस विषय को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हम कनाडा को एक बहुत बड़ा डेवलप कंट्री बोलते हैं, हम पूरी तरह से डेवलप कंट्री है, ठीक है जी। हम बड़ा उद्घोष करते हैं हम लोग, और हम भारतवर्ष को 3rd वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं। ऐसा होता है, ये 5 दिन के रखने का कोई अर्थ ही नहीं है। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, इसे कहते हैं घटिया से भी घटिया किस्म की कार्यवाही है ये बैंक की। 24 घंटे में आजकल हो जाता है। मैं समझ गया सर, क्योंकि आप कहना चाहते हैं। मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, मुझे पूरी बात करनी है। ऐसा होता है, मैं ये वही बता रहा हूँ। भारतवर्ष को हम बोलते हैं 3rd वर्ल्ड कंट्री। उसके अंदर उसकी प्रक्रिया ये होती है, जिस दिन चेक जमा होते हैं उसकी एक समय निर्धारित होता है। 2 बजे तक जितना चेक आएगा वो 3 बजे तक क्लियरिंग के अंदर चला जाएगा। क्लियरिंग हाउस के अंदर वो सारे चेक क्लियर होके अगले दिन तीसरे दिन व्यक्ति को क्रेडिट मिल जाता है, और व्यक्ति उस जो उसके पास जो धन होता है उस धन का उपयोग कर सकता है। बड़ी सीधी सी व्यवस्था है, तीसरे दिन व्यक्ति उस धन को उपयोग कर सकता है। ये स्थिति है 3rd वर्ल्ड कंट्री की, क्योंकि ये मैं इसमें संलग्न रहा हूँ, मुझे इस विषय का पूरा ज्ञान है। और जब हम कनाडा के अंदर हम उद्घोष करते हैं, हम डेवलप कंट्री हैं, हम हमारे पास पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, और हम लोगों का धन रोक के 2 दिन उनको, 3 दिन उनको, 4 दिन उनको अपने ही धन को प्रयोग करने के लिए तड़पाते हैं। तो ये किस तरह की व्यवस्था है जी? इस व्यवस्था का तो आलोचना होनी चाहिए। इसके ऊपर हमारी सरकार जो है, इसके ऊपर इसको त्वरित बनाने के लिए, द्रुत बनाने के लिए, इसको तीव्र बनाने के लिए काम क्यों नहीं करती है? जब व्यक्ति ने चेक जमा करा दिया, अगले दिन उसके खाते में व्यक्ति के अंदर, उससे अगले दिन जो है जिसका धन है उसके खाते में, ये 3 दिन या 2 दिन फालतू क्यों लग रहे हैं? इसका जो धन का जो ब्याज है, उसकी जो व्यवस्था है, उसका कौन उसका जवाब देगा? मैं इस विषय में आपकी तीनों टिप्पणी देना चाहता हूँ कि ये 5 दिन क्यों है, 6वां दिन भी क्यों रखता है, ये तीसरे दिन क्यों नहीं मिलता उसे धन? वन मीडिया ग्रुप में फिर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ है। आई थिंक लाइन 1-2 ਜਿਹੜੀਆਂ डिस्कनेक्ट हो गई सी, दोबारा सारियां कनेक्ट हो गई ने। तो पीके जी वेलकम बैक, पंकज जी वेलकम बैक। थैंक यू। हाँ जी सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨ ਦੀ 에ਅਰ ਤੁਸੀਂ? हाँ, मैं ना गल जी सुन रहे थे ना, मेरे नाल एक बार बहुत साल पहले 3-4 साल पहले होया सीगा कि क्रेडिट ਮੈਨੂੰ उसी वक्त मिल जाता है, मेरा होल्ड जाता नहीं, पर 5वें-6वें दिन उन्होंने फिर डेबिट करता। तो आई कॉल दोज गाइज, मैं कहा व्हाई दिस चेक आफ्टर 5 or 6 days? मैं अपनी एक्सपीरियंस दस रहा, 5-6 दिन बाद या 5 या 6 दिन, ये बात क्यों नहीं मैंने इमीडिएट रिफ्लेक्ट होया विद इन डे और 2? तो उन्होंने क्या, मेरे जो आंसर मिला कि समटाइम्स
ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆਲਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਟੇਕਸ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੁਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਆਂਸਰ ਆਈ ਗॉट ਅਰਾਊਂਡ 4-5 years बैक। बिल्कुल शिवके जी, मैं वो थोड़ा जिहा काफी अनिल जी थोड़ा जिहा पैशनेटली गल कर रहे थे, बट मैं फिर भी उस गल से अड़ा रहना चाहांगा क्योंकि बाकी कंट्रियां च जिहड़े फ्रॉड होंदे ने जिस तरह होंदे ने साडी कंट्री चों बड़े सेफ गार्ड कीते जांदे ने, तां ही साडा बैंकिंग सिस्टम जिहड़ा है वो अज भी बड़ा है। उन्हां नूं मैं एक मूवी देना चाहांगा, 2002 च एक मूवी आई सी कैच मी इफ यू कैन, प्लीज वो मूवी वॉच कर लें। उहदे च किवें चेक फ्रॉड कीते सी, उहदे च सारा कुछ उहने दिखाया सीगा, थोड़ा बहुत थोड़ी कॉमेडी टाइप दी है, बट यू शुड सी दैट मूवी कैच मी इफ यू कैन। जी लिनाडो ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, लिनाडो ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਡ ਰੋਲ ਚ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਚ ਮੀ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ, ਹਾਂ ਕੈਚ ਮੀ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ। ਲਿਨਾਡੋ ਦਾ ਲੀਡ ਰੋਲ ਉਹਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 25,000 ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਚਾਨਕ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਬੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ बैलेंस बन गया। तो मैं क्या मेरे अकाउंट क्यों जाओगे? कहते कल उन्हें रिटर्न रिटर्न कर देंगे, रॉन्ग एंट्री होगी और क्यों है, कल तेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा, उन्हें रिफंड कर देंगे। दसो ऐ हो सकता? मतलब कि मैं मेरे में होया कहते लो जी तो हेलो 30,000 मान लो कोई नाम है गैंडा रेवेंट सन्स, लो जी उसका चेक गिनने चेक आंदे ने यार ना बैलेंस तेरे तेरे अकाउंट ही पास था, मैं चेक पास। हेलो और कहते मैं गया थोड़े पैसा पै जाएगा तेरे बस कल उससे वापस कर देंगे, मेरे को रॉन्ग एंट्री होगी, ह्यूमन एरर है और की है। बिल्कुल सही। देखो सर इंडिया सिस्टम बड़ा डिफरेंट है, तुसी बिल्कुल सही गल की। हाँ जी अगली कॉल जी हामिद साहब, तुसी आंदे रहो हामिद साहब। हाँ जी पंकज जी और टीके जी, मेरा आपसे सवाल है, कभी हमारा जो है इन्फ्लेशन रेट 2.80 पे है, तो ये अभी 2% पे नहीं आया, तो बैंक ऑफ कनाडा अभी क्यों सोचता है कि जून में इंटरेस्ट रेट कम करने हैं या इस तरफ जा रहे हैं? तो इस बारे में पूछना था। अगर दूसरा ये है कि अगर ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा इसी तरह रखते हैं अगले साल तक, तो उससे क्या हो सकता है? ये 2 क्वेश्चन। जी बिल्कुल, देखिए होता क्या है जब आप इंटरेस्ट रेट ऊपर करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि आप इकोनॉमी को रोक सके। लोगों के अब क्या हो रहा है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर गए हैं, हर एक की इंस्टॉलमेंट बढ़ गई हैं, लोगों के जो लोन लिए हुए थे वो बढ़ गए हैं, कार लोन बढ़ गए हैं, घरों पे लोन बढ़ गए हैं, तो लोगों के पास कैश पैसा खत्म हो जाता है बाकी इकोनॉमी में खर्चने के लिए। अभी रेस्टोरेंट्स की न्यूज आ रही है, रेस्टोरेंट पीपल आर नॉट ईटिंग आउट दैट मच नाउ। मुझे तो अभी इतने सारे ये रेस्टोरेंट खुल गए हैं जो पता नहीं हर रोज कुछ ना कुछ नया खुला हुआ, उनका डर लगना शुरू हो गया। बट एनीवे, सो ये सारी चीजें इकोनॉमी को स्लो करती हैं। जब वो स्लो करती हैं तो क्या होता है, चीजें सस्ती होनी शुरू होती हैं। अब पिछले महीने की जो रिपोर्ट आई है 2.8% की, उसमें मेजर पार्ट जो है सेलुलर फोन का, इंटरनेट, इनका है। सिर्फ 26% प्राइजेस गिराए नहीं है, मतलब कंपनीज ने डील्स दिए बेसिकली, अग्रेसिव हो गए हैं। सो बहुत लोगों ने उस पर स्विच किया है इन दिनों, सो उनकी चीजें सस्ती हो गई हैं। सो अब क्या होगा, रिटेल देख लीजिए, अब कपड़े सस्ते होने शुरू हो गए हैं और बहुत सारी डील्स आनी शुरू हो गई हैं, कार कंपनीज ने डील देनी शुरू कर दी है। सो अब इकोनॉमी में जब पैसा नहीं बचा है, मनी नहीं बची है, तो बाकी कंपनियां रेट गिराना शुरू कर देती हैं। तो रेट गिराने का मतलब है आपकी महंगाई गिर गई है। महंगाई गिर रही है तो मतलब इन्फ्लेशन है, एक ही वर्ड है दोनों, वो इंग्लिश में है वो हिंदी में बेसिकली। सो अब इस केस में क्या है, जब इन्फ्लेशन गिर गई है तो बैंक ऑफ कनाडा धीरे धीरे या जो भी बैंक है यूएस का है वो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट घटा के उस पोजीशन पे ले आता है जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा से हम शुरू कर सके, लोगों के हाथ में पैसा दे सके। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो आप कह रहे थे कि बैंक ऑफ कनाडा अभी क्यों सोच रहा है, देखिए जब पाथ दिखना शुरू हो जाए ना कि यस अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो इसने नीचे आना ही आना है स्लोली, क्योंकि लोगों के हाथ में मनी बची नहीं है, तब वो थोड़ा थोड़ा डील देनी शुरू करते हैं। बट बहुत तेजी से डील नहीं देते हैं उस वक्त। वो 25 घटा दिया, देख लिया, महीना 2 महीने 3 महीने देख लिया, एक मीटिंग छोड़ दी,
उससे अगली मीटिंग में फिर 25 घटा दिया, क्योंकि अभी भी जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो यही है कि साल के एंड तक हम 0.75 जाएंगे नीचे। बस 3 बार गिराने की बात है, मीटिंग तो 5 है अभी जो बाकी बची हुई हैं। सो धीरे धीरे घटाएंगे वो। सो इसलिए सारी चीजें होती हैं, जब आपको पाथ दिखना शुरू हो जाए या बढ़ाए रखा तो हम बुरी तरह से रिसेशन में चले जाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में मनी नहीं बचेगी लोगों के पास। जी थैंक यू। हाँ जी हमेशा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। परविंदर जी ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। परविंदर जी गो हैड। ਜਦੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜਦੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਪੀਕੇ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ नहीं सर टेक्स्ट मैसेज। सर परविंदर जी एक मिनट मैं क्लियर कर दिया पहले गल, थोड़ी पूरी गल सुनूंगा। टेक्स्ट मैसेज मैं हर बार कहना 10 बार कहना, टेक्स्ट मैसेज इज द बेस्ट वे to send me message, text message. Whenever you call, it goes to the call center, calling services. गड़बड़ हो जाती है। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करना, immediate response from me is the best way to text message me. That also with your name. अगर तुम्हारे मैसेज का नाम नहीं होगा, I will never call back. I'll never call back. ते text message पाओ ना लिखो, हाँ तुहानू कॉल मेरी ऑफिस तो या मैनू मेरे को ना आए फिर तुसी शिकायत करो, लेकिन अगर तुसी मैंने कॉल कर दे हो वो नेचुरली सीधा ऑफिस चली जाती है, उत्ते अलग अलग डिपार्टमेंट कंफ्यूज हो जाता है। या तो तुसी सीधा ऑफिस कॉल करो, मैनू कॉल करके फॉरवर्ड करोगे तो गल गड़बड़ हो जाएगी सर। ए मेरी पहली रिक्वेस्ट है, हुण तुसी हुक्म करो सर, सिर मत्थे ते तुहाडी शिकायत हुक्म करो सर। सर जी ये है कि 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਲਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਰਿਐਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਨਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਐਲਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਮਾ ਜੀ, पंकज वर्मा, ठीक है ना जी? ओके। और पहली गल तो चलो एक गल क्लियर होगी कि इट इज नॉट मी, इट इज वन ऑफ द एजेंट ऑफ माई ब्रोकरेज। पहली गल क्लियर होगी, देखो आई हुई ना गल क्लियर। ते हुण दो कितनी क्लियर गल हो गई कि पंकज अगर जो भी तुम ना लै रहे हो रिस्पॉन्स नहीं आंदा, जूस नहीं आंदा, दिस इज माइन इज ए ब्रोकरेज। मैं सारी गल पहले सेटअप पूरा समझा दिया तुहानू मैं पहले। न्यूजन इज ए ब्रोकरेज, उसके अंदर 100 अगर एजेंट है ने, कोई एजेंट अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आई एज ए ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड तुसी मैनू डायरेक्ट ही मैसेज दे सकते हो। ऑफिस नहीं, ऑफिस जिहड़ा दोगे ओनू ही कहणगे, मैनू नहीं कहणगे, ठीक है? तो तुसी की करो, तुसी मैनू क्या हैगा, तुहाडा नाम भी मैं इत्थे नोट कर लियागा इन फ्यूचर आल्सो, बाकियां वास्ते भी। अगर कोई किते लेथार्जी होंदी है, कोई प्रॉब्लम आंदी है तो तुसी प्लीज ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड नू कंप्लेन कर सकते हो। मैं हैगा और मैंने तुसी पर्सनली भी जानते हो। मैंने टेक्स्ट मैसेज, फिर अगेन मैं गल करांगा, मैंने टेक्स्ट मैसेज पाओगे कि मैं आई एम वर्किंग विद वन ऑफ योर एजेंट, प्लीज कॉल मी बैक। तो उस वक्त मैं तुहानू कॉल करांगा। हाँ फिर कॉल ना करा तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर तुसी मैनू कॉल करोगे वो फॉरवर्ड हो जाएगा, तुसी वो गल करोगे तो वो फिर उस एजेंट नू भेज देंगे, मेरे ते गल ही नहीं आएगी। वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, राइट सर? तो यह जो 4 महीने तो नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रहा, तो मैं जी ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਜ 16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣੇ। ਹਾਂਜੀ इसी बंदे ने 1,169,000 ਦਾ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਜਾਏ ਦੇਖ ਲਓ, 1,282,000 ਦਾ ਵੇਚੇਗਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇसी ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਵੈਡਨਸਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਡੇ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਤੋਂ ਵੇਚਤਾ और एक लिस्टिंग प्राइस तो नहीं बेच पा रहा। ਇਹਦਾ क्लियर गल हैगी, मैंने याद आ गई है मैं प्राइस घटाने वास्ते क्या सीगा। अगर सिंपल जी गल हैगी, मार्केटिंग सेम है, सब कुछ सेम है, कंपनी सेम है, सिंपल जी गल है, एक ह्यूमन वीकनेस हैगी। वो कहता जी मेरा प्राइस ठीक है, जिसको तुसी घर बेचते हो ना सर तो तुहानू लगता है कि मेरा प्राइस ठीक है, लेकिन जब तुसी खरीदते हो ना तो तुसी कहते जी प्राइस बहुत ज्यादा है जी, मेरे प्राइस कट करो। वी हैव टू बी वेरी फेयर, सिंपल गल है। अगर 16 दिन के अंदर और अगर तुहाडा घर नहीं विकिया, यू नीड टू रिड्यूस द प्राइस। पहले तो प्राइस इतना ज्यादा रखा हुआ सीगा कि मेरी तुहाडे नाल गल हुई सी, मैं तुहानू कहा सी प्राइस थल्ले करो, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾइस है।
ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਤੇ 16 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ ਘਟਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਬਟ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਯੂ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਵਿਚ ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ ਟੂਡੇ ਇਟਸੈਲਫ। ਕਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋ ਪੀਕੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਟਾਏ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਸ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਬਸ। ਡਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਨ, 100%, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਓਕੇ ਜੀ। 100%, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਯਦੂ ਜੀ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ, ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਭਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। देयर आर 3 थिंग्स, मैं बाकी वास्ते भी गल दसना चाहूंगा विच विल बी वेरी यूजफुल। कई बार ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1.2 ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਗੇਸਟ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲਿਸਟ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਰਥ ਅਗਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਇਆ ਸੀ 1.2 ਦਾ ਕਰਤਾ, 30 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਵਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਲੇਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੀਅਲਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਸੈਲਰ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ तो तब तक टाइम निकल गया। फेयर प्राइस जिसका होता है उहियो एजेंट मल्टीपल आवर अंदर घर बेच रहा है। एक बंदा प्राइस घट नहीं करता नहीं, इहदे अंदर ट्राई कर लेने आ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ अपनी गलती मन के कहते हैं जी ਤੁਹਾਡੀ गलती है। हाँ गलती ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੀ कि ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ नहीं करना चाहिए। अगर मेरे को कोई डायरेक्ट आंदा है मैं कहता जी ਤੁਸੀਂ और ਦੇ थ्रू कोई लिस्ट कर लो, मैं तो नहीं करांगा लिस्ट, ਇਹਦਾ प्राइस ही यही हैगा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ losing the customer gaining a client। लेकिन ਇੱਥੇ yes I have to talk to this person, my agent, and it is nothing to do with जो कहते हैं ना personal PK Sabha, these are agents। किसी brokerage 100 एजेंट ने केड़ा एजेंट की काम कर रहा है, I have to check it out जी। जी बिल्कुल, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ IPL ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ 100 ਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਕੋਰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ T20 ਦੀ ਗੇਮ ਹੋਵੇ, 100-150 ਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਣੇ 200 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਮਾਮਲਾ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਨ ਚੇਜ਼ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਨ ਚੇਜ਼ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, 278 ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, 278 ਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਨਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ, 50 ਓਵਰ ਚ ਵੀ 278 ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ T20 ਸਿਰਫ 20 ਓਵਰਾਂ ਚ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 7 ਓਵਰਾਂ ਚ 100 ਰਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ। ਵਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਔਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਊਟ। 7 ਓਵਰਾਂ ਚ 100, 14 ਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ 13 ਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਚ, ऐसा रोमांचक मैच बहुत घट देखने को मिलता है और होए भी क्यों ना, क्योंकि टीम्स दोनों ही बड़िया जबरदस्त ने, हैदराबाद और मुंबई जबरदस्त टीम्स। बाहर नीता अंबानी जी हुण उन्होंने चेहरे ते खुशी नजर आई है जो चौके छक्के पै रहे सी ते नीता अंबानी जी कोई मैच मिस नहीं करते। मालिक ने उहदे मुंबई इंडियंस दे नाल बेटा भी बैठा हुंदा, उन्हां दे तकरीबन हर मैच दोनों जने बैठे ने और इस वेले हुण खुश ने क्योंकि हुण चौके छक्के लग रहे ने। सिर्फ 7 ओवरां दे विच असीं दस दईए कि उन्होंने 100 तो आंकड़ा पार कर दिता है। हुण ते देखते हैं की हुंदा है। तो रन रेट हुण 13 ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, 14 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰਨ ਰੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਸਰ ਬੈਟਵੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੈਟਵੇ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ IPL ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਟਵੇ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਮੇਨ स्पॉन्सर। और बाकी मेन स्पॉन्सर मैं क्विकली दसवा, पीके जी नाल ने। रियल स्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल साहब साडे मेन स्पॉन्सर ने। IPL की सारी कवरेज, स्पोर्ट्स की सारी कवरेज जिहड़ी तुसीं देख रहे हो, रियल स्टेट की तुहाडी कोई जरूरत है तो तुसीं पीके सब्रवाल साहब नाल संपर्क कर सकते हो। ICICI बैंक कैनेडा साडे मेन स्पॉन्सर ने। सारी IPL की जिहड़ी कवरेज तुसीं देख रहे हो, ICICI बैंक कैनेडा इज स्पॉन्सरिंग आवर इंटायर कवरेज ऑफ IPL। साडे सारे साल दे वो भी वाई मीडिया जिहड़ा साडा बिग शॉट है ਉਹਦੇ ਉਹ स्पॉन्सर ने। सो पूरी चर्चा ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ एंटरटेनमेंट विद एवरीथिंग ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ, यानी कि मई जून का महीना बड़ा जबरदस्त एक्टिव होएगा, है ना, बड़ा एंजॉय वाला टाइम होएगा मई एंड जून। भाई
पीके जी ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਐਨੂਅਲ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 9-10 ਜਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ 10 ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਇਧਰੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣਾ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ अप्रैल मई ਤੇ ਜੂਨ 4 ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਆ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਵੀ ਸਾਈਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਨੰਬਰ 2 IPL ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ IPL ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਯੂਰੋ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਜੇ ਯੂਰੋ ਕੱਪ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 올림픽ਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 올림픽ਸ ਮੁੱਕਣੇ ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਇਧਰੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਚੱਲਣਾ ਹੈ उधरों ओलंपिक्स खत्म होनी है तो वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप आजकल लड़कियां की भी क्रिकेट की बड़ी इंटरेस्ट है इंडिया आस्ट्रेलिया तो हारा सी फाइनल हरमनप्रीत कौर कप्तान ने और उधरों T20 वो लड़कियां का वर्ल्ड कप है वो शुरू हो जाना है वो हजे मुकना है ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਵੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਡਾ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਪੈਕ ਹੈ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਟਿਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਟਰਸ ਆਏ ਨੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨੇ ਬੈਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दैट ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ कि मैं वैसे प्रविंदर जी तुहाडी भी गल सुनी और पीके जी तुहाडी गल भी सुनी इन एबसेंशिया ऑफ एनीबडी वो फिर गल करना वाजिब शायद नहीं होएगा तुसी पीके जी ने टैक्स कर देना बैठ के गल करना क्योंकि जिहड़ा तुहाडी रियल स्टेट एजेंट दा मेन डीलिंग है हुण मैं भी अपना काम चलाउणा है ठीक है कि नहीं क्योंकि वो इत्थे नहीं है ना पीके जी को जानकारी होएगी पर बेहतर है कि जब तुसी उन्हां दे नाल भी बैठो ठीक है और जल्दबाजी डिसीजन कैंसल करना तो कर ही देना कोई ऐसी गल नहीं है ठीक है पीके जी ने फौरन ओके कर ही दिया ऑलवेज देयर विद इन 2 मिनट्स बट बेहतर हाँ वो तो 2 मिनट हो जाएगी कैंसिल कोई ऐसी गल नहीं है लेकिन बेहतर है कि मामले में जो सोल्यूशन लभना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਕ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मार्केट भी सर थोड़ी जी इस वेले टाइट है ठीक है कि नहीं तो थोड़ा समझ के जो भी है तो और एक चीज मैं जरूर इत्थे कह सकदा आई विल नॉट टेक एनी साइड क्योंकि मैं इत्थे जरूर एक गल कर दवां असीं कम्युनिटी ने सानू इन्नी सपोर्ट कीती है पिछले 25 साल लेकिन पीके जी ये गल मैं तुहानू आप कह सकदा ये गल मैं तुहानू आप कह सकदा है कि हमेशा इन द इंटरस्ट मैं आप इस गल दा गवाह आ मैनू पीके जी ने हथ पकड़ के मैनू रोकिया कई बार पर्सनली और मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा और पंकज जी भी नाल बैठे ने मैं पंकज जी को भी प्रपोजल लैके गया 2 बारी इन्होंने मैनू दोनों बारी पंकज जी ने साफ ना कर दी है पंकज जी कि नहीं उदवीर जी ये काम आपां नहीं करना हुण ते चेर हो गया उन्होंने मतलब पीके जी ने भी जो कह दवा कि और मेरे फ्रेंड्स भी मैं नाम लैके बोल देना अज हरपाल की यही कंप्लेंट थी हरपाल कहता जी 2 यूनिट लै लेंदे अज पीके जी तुहाडे तो 3-3.5 लाख का यूनिट लिया सी अज 6.5-7 का हो गया वो बिल्कुल हो गया अच्छा वो कहता जी बल्ले बल्ले कराती है मेरे पाकिस्तानी जेडे मेरे साडे नाल आपां वाई मीडिया दे सीगे ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਗਾ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ੋਇਬ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਇਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਐਟਲੀਸਟ ਔਨ 에ਅਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ ਆਲਸੋ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਰੁਕ ਜਾ ਅਗਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸਭ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਐਬਸੈਂਸ਼ੀਆ ਗੱਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਕੈਨ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕੈਨ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਕੋਨਮੀ ਜੌਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਜਟ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੌਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਕੋਨਮੀ ਔਰ ਜੌਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜੀ 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 ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੌਬਸ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ डिफिकल्ट होती जा रही है या मैं कहूँगा मिसमैच चल रहा है बहुत ज्यादा ऐसे जिस तरह का टैलेंट चाहिए लोगों को ऐसे साडी कंट्री चो टैलेंट मिल नहीं रहा जिन्हां दी जॉब्स खाली पईयां ने और जिन्हां नूं लाइक जिहड़ा टैलेंट जिस तरह का हैगा उस तरह दी जॉब्स नहीं हैगियां तां ही तुसीं मेरे ख्याल बहुत सारे लोग वीडियोज वगैरह देखते रहते हैं न्यूज़ आती रहती है लाइनां लगियां पईयां ने जी जॉब्स वास्ते एक जॉब निकलती है उत्थे 500 लोग खड़े होते हैं लेकिन वो टैलेंट मिक्स मैच है सर वो टैलेंट जो है वो कॉर्पोरेट नूं या किसी होर नूं नहीं चाहिए उस तरह का टैलेंट और जिस तरह की जॉब वो लभदे फिरदे ने उस तरह की जॉब उन्होंने नहीं मिलती पई सो मैं दोबारा रैपिटेटिव साउंड ना होवा जॉब्स हैगियां ने लेकिन उनके वास्ते सानू थोड़ा जिहा टैलेंट चाहिए और आने वाला जिहड़ा टाइम है ये मन के चलो युद्धवीर जी की काफी डिफिकल्ट टाइम की तरफ जा रहे हैं अगला जो साल 1.5 साल है ये साडी इकनॉमिक ग्रोथ भी है जी स्लो डाउन होती जा रही है साडी GDP जी है स्लो डाउन करती जा रही है सो कॉरपोरेशन जड़ियां ने ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाएंगियां तो नवीं जॉब्स क्रिएट होने हुण मैनू नहीं लगता पाया कि बहुत ज्यादा कोई जॉब्स क्रिएट होनियां चाहिए ने वैसे तो 41,000 जॉब पिछले महीने दियां ही सी लेकिन अनएक्सपैक्टेड ने साडे वास्ते अगर इस तरह जॉब्स क्रिएट होंदियां रही तो असीं इंटरेस्ट रेट थल्ले आना नहीं देखांगे सो बेसिकली सानू जॉब्स भी जिहड़ियां ने क्रिएशन हुण जिहड़ा है नवीं जॉब्स का एक घटना शुरू हो जाएगा और आने वाला जिहड़ा टाइम है बहुत मुश्किल टाइम है अगला जिहड़ा 1 साल है युद्धवीर जी मैं कहना चाहांगा जी सर मैं नाल ऐड करांगा कि यह जी इंप्लॉयमेंट है असं लोग जज करने EI तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस तो जो किन्नी लोग क्लेम कर रहे हैं भी बड़ा वड्डा डिपेंड करता है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बेनीफिट जोड़े ने सर 18% वध गए ने जनवरी के अंदर फ्रॉम लास्ट जनवरी 18% वध गए ने प्री पेंडेमिक लैवल तो भी उत्ते चले गए ने ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਵੱਧ ਕੇ 468,000 समथिंग कोई फिगर है उत्थे तक पहुंच गई हैगी स्टैट्स कैनेडा कह रहा है सर और कोड जो वर्किंग एज रेसिपिएंट्स है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दे वो 25 साल तो लैके 54 साल तक दे जेडे कि 19.6% वधे ने मैं एग्जैक्ट फिगर तुहानू दे देना इधरों तुसीं अंदाजा लगा लो जो मोगा साहब कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट की कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हैगी जी हाँ जी लास्ट कॉल करता शो लैंड तो पहला एक हैरी साहब ने सवाल पूछा डिजाइन कॉन्डोज के बारे डिजाइन कॉन्डोज और मैं वो भी जरूर करदा लेकिन एक बार फिर दसवा कि हाईएस्ट रन स्कोर अज रिकॉर्ड बनाता है 277 पर मैनू लग रहा है जिस हिसाब से कम चल रहा है वो मैनू याद है कि एक बार 434 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने 434 मैं लाइव मैच देख रहा था पहली बार हिस्टरी वनडे 434 बने थे 400 नहीं कदे बनया 370-75 से जाके कमेंटेटर कहते लगता हिस्टरी बन जानी अज 400 रन बन जाना 434 साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 434 तो जो रिकी पॉन्टिंग बाहर आ रहा सीगा तो मैं उसके चेहरे से हाव भाव देख रहा सी भी मतलब 400 रन कदे बनया नहीं असीं 434 बनाता है तो मामला खत्म है बाद जाके
ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹ ਧੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਮਿਡਵੀਕ ਅਖਬਾਰ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਿਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਰੀ ਰਿਟਨ ਸੇਮ ਡੇ, 434 438। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 277, 278 ਦੀ ਚੇਜ਼ ਹੈ। 4 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ 14 ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ, ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਛੱਕੇ ਹੀ ਲਗਾਓ ਅੱਜ, ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਛੱਕੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। 141 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 141 ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ 280 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ। ਵਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਨ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 13.5 ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ 13.5 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਨ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਐਸਾ IPL ਮੈਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 2007 ਤੋਂ ਅਸੀਂ IPL ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2007 ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ IPL ਦੇ। ਐਸਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 137 ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 60 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ, 137 ਔਰ 60 ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਰਾਈਟ ਟਿਲ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੈਟਵੇ, ਆਵਰ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਟਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ का कोई सवाल, PK सब्रवाल साहब इन्हों के बहुत ही शुक्रगुजार है। सारी साडी वाई मीडिया बिग शॉट साडी कवरेज इन्हों द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ICICI ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫॉर ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਆਵਰ ਕਵਰੇਜ। ਮਿਟਸੁਬਿਸ਼ੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਰਨ ਮਿਲਸ ਔਰ ਡੰਡਾਸ ਮੇਜਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਐਰਨ ਮਿਲਸ ਐਂਡ ਡੰਡਾਸ। ਐਰਨ ਮਿਲਸ ਮਿਟਸੁਬਿਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ IPL ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਪਿਜ਼ਾ ਨੋਵਾ ਸਾਡੇ ਐਨੂਅਲ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਿਜ਼ਾ ਨੋਵਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿਜ਼ਾ ਨੋਵਾ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਫॉर IPL ਕਵਰੇਜ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਫॉर द ਸ਼ੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਡੋਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੜਾ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਰਸ਼ ਟੂ ਸੈਲ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋंट ਸੈਲ। मैं हमेशा कहना यू शुड हैव ए होल्डिंग कैपेसिटी। मार्केट क्योंकि स्लो है, फॉर रियल इन्वेस्टर्स इट इज ए अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब मोर और होल्ड इट। इट विल बाउंस बैक डेफिनेटली। यू आर इन सेफ हैंड एंड योर प्रोडक्ट इज वेरी गुड। इट इज वन ऑफ द लुई विटॉन ने इहदा डिजाइन किया सीगा, दी लॉबी वगैरह बहुत हाई एंड हैगा ते होल्ड ऑन टू इट। इट्स ए गुड प्रोजेक्ट जी। ठीक है जी। लास्ट कॉल तेजिंदर साहब, लास्ट कॉल फॉर द शो जी। हाँ जी 30 सेकंड ही लेने तेजिंदर साहब। हाँ जी सर, सत श्री अकाल सर दोनों ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। हाँ जी, मेरा सवाल जी पंकज जी ਲਈ ਆ। पंकज जी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋर्ट ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਆ ਜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 4.3% ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ US ਦੀ ਹੈਗੀ 47.4%, 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਵਾਈਜ਼ GDP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪॉपुलेशन ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ? सर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, लेकिन वही चीज मेरे ख्याल उन्होंने आपके स्पीच भी यही गल कही है कि साडे जेडे तुसीं कह सकते हैं हैडविंड जेडे ने साडे वास्ते वो काफी क्रिएट हो चुके ने। जियोपोलिटिकल भी देख सकते हैं, साडे जेडे बाहर दे ट्रेड ने जेडे ग्लोबल ट्रेड टेंशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਗਰੋਥ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ I don't think so there is any vision there ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਿਊ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ to make it more like GDP growth ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 150,000 to 200,000 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਅਗਲੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤਾਂ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵੈਸੇ 2-4 ਸਾਲ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਟੂ ਮੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ GDP ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ 100% ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ GDP 'ਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣ ਗਿਆ 2008-2009 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਦੋਂ US 'ਚ ਸਾਰਾ ਮੌਰਗੇਜ ਫਰਾਡ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨੂੰ 5 ਜਾਂ 7% ਜਾਂ 10% ਮੈਕਸਿਮਮ GDP ਤੱਕ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰੂਲਸ ਦੀ, ਫੈਡਰਲ ਰੂਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 100% ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਰੈਵਨਿਊ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸਟੈਪ ਆਫ ਓਪਨਿੰਗ ਅਨਦਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਇਰਿੰਗ EMPLOYEES ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਗਲਾਸ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੋਇੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਬਈ ਇਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਗੇ ਐਜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ GDP 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਾ ਦਿਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 50% ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ 50 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ 70% ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟੇਗੀ ਸਰ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ 20% ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 80% ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 80% ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 90% ਲੈ ਜਾਈਏ, 95% ਲੈ ਜਾਈਏ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਤਾਂ ਆਪੇ ਵੀ 5% ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਯੂਦੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਟੁਕ ਅ ਫਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਡ ਮਾਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਆਈ ਗॉट ਅ ਮੈਸੇਜ ਫਰਮ ਮਾਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਡ ਮਾਈ ਏਜੰਟ। ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ 16 ਡੇਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਤਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੂਡੇ ਓਨਲੀ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾਟ 16 ਡੇਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੋ
सेम प्रॉपर्टी गल कर रहे हैं या किसी होर दी गल कर रहे हैं, तो मैं जब तक श्योर नहीं होऊंगा कल, उस तो पहले मैं इस गल श्योर ना लेना, मैं कल तुहानू कंटैक्ट करांगा, मैंने टेक्स्ट मैसेज जरूर पा देना प्रविंदर जी। देखा कितनी फास्ट एक्शन होया मेरे सोशल मीडिया तो, मेरे सिस्टम ने, फिर उन्हें एजेंट ने गल की, जवाब मिलिया, जवाब मेरे को आ भी गया जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ टीम बड़ी एक्टिव हैगी है। बाकी पीके जी जान तो पहला कोई चीज होर ऐड करना चाहो कर दो, उसको नंबर भी दे दो जी। थैंक यू वेरी मच सर, एंड बस यही कहूँगा, फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन कंटेक्ट मी, मेरा नंबर एक ही है। टेक्स्ट मैसेज मैं फिर कहूँगा, प्लीज टेक्स्ट मैसेज बड़ा ऑथेंटिकेट है, बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम कॉल कर दो फॉरवर्ड चली जाती है मेरी कॉल। फास्ट एंड क्विक इमीडिएट एक्शन वास्ते टेक्स्ट मी and I'll call you back, but please remember to put your name। ना होना चाहिए रहेगा कई बार अननोन कॉल तो मैसेज आ जाता है, कोई ईमेल से लिखी होती है, मुझे समझ नहीं आती, तो नंबर तो सीधा टेक्स्ट मैसेज आएगा, इमीडिएटली उनको कॉन्टेक्ट किया जाएगा फॉर एनी रियल एस्टेट नीड 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच जी।